नमस्कार, स्वागत है आपका उड़ान हौसलों की कार्यक्रम के इस अंक में। संघर्षों से ही किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम मन लगाकर किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं। कहा भी गया है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, लेकिन डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। इसी साहस को सीढ़ी बनाकर जब कोई नारी आगे बढ़ती है तो वो अपनी मंजिल को पाती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिरोशिमा यूनिवर्सिटी जापान में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिनी सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैं मथुरा से की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो मैंने काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में अपना जीवन जिया। जैसे मेरा बचपन जयपुर में, लखनऊ में, मथुरा, फिर दोबारा जयपुर और अब जापान में है। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर केंद्रीय विद्यालय से हुई है। मेरी पूरी पढ़ाई 12वीं तक मैंने केंद्रीय विद्यालय, 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। पहले केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जयपुर, फिर केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ और फिर केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर मथुरा से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन मथुरा से ही की है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान और पीएचडी के दौरान मैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ, इन दोनों से मैंने अपनी शिक्षा पूरी करी है। आपने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली तो वो सामान्य ही रही होगी, जैसे सभी बच्चियां अपनी करती हैं। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है? क्योंकि ये फील्ड एक बिल्कुल अलग हटके फील्ड होता है, इसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। अधिकतर जो बच्चियां होती हैं या जो परिवार होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी ऐसे निश्चित भविष्य में जाए जहां पर किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जी बिल्कुल। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी वनस्थली विद्यापीठ से, तब हमारे एक जो शिक्षा जो प्रोग्राम है मास्टर्स का, उसमें लगभग 1 महीने के लिए हमें रिसर्च के लिए जाना होता है। उस टाइम पे काफ़ी बड़ा नाम है प्रोफेसर ON श्रीवास्तव, पद्मश्री प्रोफेसर ON श्रीवास्तव। मैंने उनके अंडर में अप्लाई किया था कि मुझे आपके यहाँ पर काम करना है। भारत में हाइड्रोजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और तब मैंने उनकी लैब देखी, उनका और 1 महीने तक वहाँ पर रिसर्च की कार्बन नैनो ट्यूब्स में कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। फिर जब वो काम मैं करती थी तब मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री काम लगता था, मैं बहुत खुश थी उस काम से। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आगे रिसर्च में ही जाना है। तो आपको अपनी एजुकेशन के समय पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ा वो ये था कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद हम लोग उस समय लखनऊ में रहते थे और क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते थे, तब मेरी मम्मी अकेले थे। उन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा झटका था हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों के करियर के लिए या बाकी, क्योंकि अगर हम इस पुरुष प्रधान समाज में अगर आपके पास एक अकेली महिला है और माँ है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। तो ये आपका सफ़र था शुरुआती, जो भारत से लेकर आपको जापान तक लेके पहुंचा। जी। तो आपका वर्तमान समय में क्या विषय है जिस पर आप रिसर्च कर रही हैं? जी, वर्तमान समय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिरोशिमा यूनिवर्सिटी जापान में, जहाँ पर मुझे 2 काम दिए हुए हैं। पहला, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ रिसर्च के बारे में कि किस तरीके से विश्व में एनर्जी की जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और जितना एनर्जी को लेकर स्टेटस है उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं। और दूसरा, रिसर्च में मैं ऑल सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज पर काम कर रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ऑल सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर हम अपने मोबाइल या लैपटॉप की बैटरीज की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मेरा मेन एरिया यही है। यानी कि हम वर्तमान समय में जो मोबाइल्स में बैटरी यूज़ हो रही हैं और अब तो हम कहें 2 व्हीलर
4 व्हीलर में भी जो बैटरीज यूज हो रही हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप कार्यरत हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वर्तमान समय में आप जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन पर पहुंचने में भारत सरकार की ओर से भी क्या आपको कोई सुविधाएं प्राप्त हुई? जी हाँ, मुझे अपनी पीएचडी के दौरान यूजीसी डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एक प्रोजेक्ट में फेलोशिप मिली थी। मैंने 4 साल तक उस फेलोशिप को यूज़ किया। इसके अलावा जो सरकारी संस्थान है ये जैसे यूजीसी डीएई सीएसआर इंदौर, जहाँ पर भारत की सबसे मूलभूत सुविधाएं अगर हम रिसर्च में बात करेंगे तो वो अवेलेबल हैं, मैं उनको यूज़ कर पाती थी। मैंने अपना रिसर्च का काम वहाँ से, और मुझे आईआईएससी बेंगलोर की तरफ से वहाँ पर काम करने का मौका मिला था लगभग 4 महीने तक। तो ये भारत सरकार की तरफ की ही बदौलत मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। इस तरह का जो फील्ड होता है यानी जहाँ पर रिसर्च की जाती है वहाँ पर महिलाएं बहुत कम होती हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, तो क्योंकि पीएचडी के लिए हमें पूरा बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी पहुँचते पहुँचते लगभग, अगर हम प्रैक्टिकली एज की बात करें तो लगभग 26-27 साल की उम्र हो जाती है। अगर हम अपने समाज की बात करें या हमारे परिवार में, लगभग इस एज तक हमें शादी और उसके बाद बच्चों के लिए ये हमारा माइंडसेट है जी। तो इस टाइम पर क्या होता है कि अगर आपके पास फैमिली हर्डल्स हैं तो हम आगे रिसर्च के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और रिसर्च क्योंकि एक काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, इसमें आपको देर रात तक भी काम करना पड़ता है, इसमें कोई समय पाबंदी नहीं है। और उसके बाद अगर एक महिला को अपने बच्चे भी संभालने हैं, परिवार भी संभालना है, तो नॉर्मली महिलाएं इस करियर को ख़त्म करने की सोचती हैं। तो क्या अभी भारत सरकार की ओर से कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं कि महिलाएं इस फील्ड में आगे बढ़ें? जी बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली की तरफ से विशेष उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया है अपनी फैमिली या बच्चों की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से, तो उनके लिए लगभग 3 साल की फेलोशिप, विमेन साइंटिस्ट फेलोशिप स्कीम है, जिसमें आप साल भर में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक विमेन साइंटिस्ट ए, विमेन साइंटिस्ट बी और विमेन साइंटिस्ट सी। अपनी अलग अलग परेशानियों में वो अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल के लिए उन्हें लगभग 35 से 50 हज़ार महीने की फेलोशिप मिलती है। इस 3 साल के अंदर वो अपने लिए महिलाएं नए करियर की शुरुआत कर सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक महिलाओं को रिसर्च फील्ड में देखेंगे। बिल्कुल, ऐसी संभावना है। जी जी। मैं एक मेरे मन में उत्सुकता ये है कि भारत में और जापान में जो शिक्षा का वातावरण है उसमें आपने क्या अंतर महसूस किया? जी, भारत में और जापान में शिक्षा में अंतर काफ़ी है। वहाँ पे बच्चों की अगर हम नॉर्मल बात करें, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादातर वर्किंग हैं। उस वजह से बच्चों की जो स्कूलिंग है वो लगभग 1 या 2 साल में ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली 5 साल से, या अब धीरे धीरे बड़े शहरों में प्रचलन है प्ले स्कूल का या डे केयर का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जापान में ये सिस्टम पूरी तरीके से इस्टेब्लिश है। उसके बाद वहाँ पर बच्चों को पहले मौलिक शिक्षा दी जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है, जैसे सफाई रखना। अगर हम जापान के बारे में नाम सुनते ही सबसे पहले ये आता है कि वो कंट्री बहुत साफ़ है। तो इस तरीके से पहले बच्चों को सफाई रखना, बड़ों का आदर करना, वहाँ पर जो उनकी नैतिक शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके अलावा जो क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में टीचिंग भी की हुई है, यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि जापान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बीटेक 4th ईयर से या बीटेक 3rd ईयर से उन्हें रिसर्च के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, ताकि बच्चा अगर चाहे तो बीटेक के बाद भी डायरेक्ट कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बीटेक के बाद थोड़ा एमटेक, एजुकेशन पर, मेन थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो समाज का जो ढांचा है क्या उसमें भी परिवर्तन है? जी, कह सकते हैं हाँ, काफ़ी हद तक। लेकिन भारत क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है और जापान ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, तो उस हिसाब से देखें, लेकिन भारत बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो अभी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े ही समय में हम लगभग अपना ढांचा उस तरीके का कर पाएंगे। आपको
यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, यानी कि भारत से अपना सफ़र शुरू करके जापान तक पहुँचने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं, अभी संघर्ष बहुत हुआ, मुझे अपने पैर पीछे ले लेने चाहिए? जी, बहुत बार ऐसा लगता था मुझे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मास्टर्स की थी वनस्थली विद्यापीठ से। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने उसके बाद टीचिंग शुरू की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। लगभग 2.5 साल तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये इस काम में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को कुछ दे पाऊँ, लोग मुझसे प्रेरित हो सकें या मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च में भी मैंने पीएचडी जब स्टार्ट की तो लगभग 3 साल तक मेरे कोई पेपर्स नहीं थे। उस टाइम पे मैं बस काम करती थी, लेकिन लगता था मुझे कि मेरे पेपर्स नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होती थी उस टाइम पे। लेकिन उस कुछ टाइम बाद पेपर्स आए, फिर लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना। बट मेरे जो गाइड थे डॉक्टर मनोज कुमार, उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी और उसके बाद उन्होंने हमेशा मुझे समझाया कि तुम सही कर रही हो, बस कई बार बहुत अच्छी चीज़ों के लिए समय लगता है, लेकिन हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उसके बाद फिर आज यहाँ पर हूँ मैं। वो एक कौन सा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर जाकर आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये करना ही है? ये जब मैं जॉब कर रही थी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके बाद मुझे ये लगा कि रिसर्च में मैंने कई लोगों के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े थे और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा कि उन्होंने कितने संघर्षों से अपना ये मुकाम हासिल किया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जबकि सैलरी ज़्यादा थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब रिसर्च में कुछ अच्छा करना है। उसके बाद मैंने सब अपनी घर में बात करी कि मुझे जयपुर जाना है, मुझे अब आगे पीएचडी में अपना एडमिशन लेना है। तब उन्होंने मुझे, मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया और ये डिसीजन बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरी लाइफ एकदम सेटल्ड थी, जो मैं चाहती थी जी। उसके बाद लेकिन फिर वो ठाना मैंने अपनी जॉब के बीच में और उसके बाद मैं बस लग गई रिसर्च के लिए। तो ये जो अभी आप रिसर्च कर रही हैं, इससे पहले भी आपने किसी क्षेत्र में रिसर्च की है? हाँ, मेरे जो मेन एरिया था पीएचडी का, वो मटेरियल साइंस था। उस टाइम पे मैंने मेनली फंडामेंटल फिजिक्स में काम किया था, या आप बेसिकली कह सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। कि किसी भी, आजकल अगर आप सुनते होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में किसी भी बड़ी चीज़ को अगर हम छोटे स्केल पे ले जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पीएचडी वहाँ पर स्टार्ट की थी नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक प्रारूप हमें जो आजकल हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं उसमें देखने को मिलता है। पहले काफ़ी बड़े साइज़ के मोबाइल हुआ करते थे और अब वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं और उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी विकसित होती जा रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक तरह से आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूवी आरओ जो हम घर में यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, या फिर हम नैनो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इवन बैटरीज़ हैं, हर जगह हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो आने वाले भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी ही हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जो बच्चियां इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं उनके लिए आप कुछ बताएं। जी, पहली चीज़, इस क्षेत्र के लिए एक दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई 2 साल पीएचडी का अगर हम सोचें कि ये 2 साल का या 3 साल का कोई कोर्स है, ऐसा नहीं है। पीएचडी में टाइम लगता है क्योंकि रिसर्च में आपको बहुत कुछ सोचना होता है, और अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी स्कॉलरशिप है। अगर आप सिर्फ पीएचडी में ही एडमिशन के लिए बात करें तो नेट या गेट अगर आप कुछ भी क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ, और इसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी हर तरफ से आपको बहुत सारी फेलोशिप मिलती हैं। किसी भी आईआईटी, एनआईटी या किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब आप उन फेलोशिप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और उसके बाद आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए? जी, मिनिमम योग्यता एमएससी मास्टर्स आपने की हुई होनी चाहिए। यानी कि जिन बच्चियों ने मास्टर्स किया है
वो इसमें एडमिशन ले सकती हैं। बिल्कुल। क्या इसके लिए कोई निश्चित मार्क्स भी हैं? नहीं, इसमें लगभग इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। भारत सरकार की तरफ से लगभग 55% आपके अंक होने चाहिए मास्टर्स में, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। अच्छा। कुछ NIT और IIT जो इंडिविजुअल बॉडीज़ हैं उसमें लगभग 60% की योग्यता आपकी होनी ही चाहिए। जापान में आपने बहुत सारा काम किया और हमारे देश के नाम को भी रोशन किया है, तो क्या भारत में वापस आने का कुछ विचार है? भारत में ज़रूर मैं आना चाहूँगी, क्योंकि अब अगर हम देखें, पहली चीज़ देश से प्यार एक अलग चीज़ होती है। हाँ, अगर हम रिसर्च में बात करें तो रिसर्च में मैं अगर फ्यूचर में डेफिनेटली किसी एकेडमिक प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो पढ़ाती हूँ मुझे उसमें अच्छा लगता है, उस फील्ड में मुझे मज़ा आता है। तो मैं आगे अपना जो करियर है वो एकेडमिक्स प्लस रिसर्च में परस्यू करना चाहूँगी इंडिया में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विकल्प पहले खुले नहीं थे वो अब भारत में खुल रहे हैं, और धीरे धीरे जो रिसर्च करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए अवसर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, रिसर्च करें, और मुझे लगता है संघर्ष तो हर जगह करना ही पड़ता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी उन्हें। तो ये बहुत अच्छी एक आपने बात बताई हमें, और कुछ अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा बताइए। जी, रिसर्च में मैं आपको बेसिक से समझाना चाहूँगी कि जैसे, और आपको बताना भी चाहूँगी कि हमारे भारत की उपलब्धियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि भारत सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये फील्ड सबके लिए नया होता है। तो काफ़ी सारे, क्योंकि अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम कुछ एक्सीडेंट्स देखें पिछले कुछ सालों में, जैसे अमेजन फॉरेस्ट फायर्स थी, कनाडा में फायर्स हुई, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से फॉरेस्ट फायर हुई, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो कुछ साल पहले लगभग शायद 2016 में, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट 2016 या 17 में काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने एक साथ मिलके COP21 नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पूरे पृथ्वी पर जितनी जो टेम्परेचर है उसको लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की बात हुई थी। अगर इसमें हम देखें तो अगर हम टेम्परेचर ये कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम हर कंट्री से, इंडिविजुअल कंट्री से कार्बन को न्यूट्रल करें, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, जिन्होंने कार्बन को काफ़ी कम किया हुआ है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, उसका टारगेट है 2050 तक पूरी तरीके से ये जो कार्बन इमिशन है इसको ख़त्म करना। अब कार्बन इमिशन, क्योंकि अगर हम अपना फॉसिल फ्यूल्स को देखें, जो अगर हम पेट्रोल या कोल, जिनसे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, वो हम एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसी के लिए बहुत सारे जो एरिया हैं वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे बैटरीज एक है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, जो मेरा मेन मोटिवेशन है वो ये है कि जितनी भी फॉसिल फ्यूल से गाड़ियाँ चल रही हैं या पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, इनको हटाकर इलेक्ट्रिकल कार्स यूज़ की जाएँ। अब क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से डेवलप करना संभव नहीं है, अपने देश में ही नहीं किसी और देश में भी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल कार्स तो एक विकल्प है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी एक दूसरा विकल्प है। हम इस तरीके से कार्बन को कम कर सकते हैं। और आज की टाइम में जो मेन रिसर्च है, अगर हम वो देखें तो जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या एनर्जी की फील्ड में ही ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग है। अगर पृथ्वी ही सेफ नहीं रहेगी तो हम कैसे बचेंगे। तो ये काफ़ी सारे एरिया हैं जो हमारी लैब में काम होता है इनमें। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में एक बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति हमारे सामने लेकर आ रही है। हमारे जो जहाँ जहाँ पर बर्फ़ का जमाव है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और लगातार हमारे सामने समस्या बनी हुई है। पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आपने जो एक सॉल्यूशन सुझाया है वो वास्तव में हमारे लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण डेवलप करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप जापान गईं तो वहाँ पर आपने जो रिसर्च किया और यहाँ पर आप जो रिसर्च कर रही थी, उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? अगर हम रिसर्च की ही बात करें तो जापान में जो सुविधा है, क्योंकि हमारा एक विकासशील देश है, अगर हम सुविधाओं की बात करें
तो थोड़ी सुविधाएं कम थी, जी। इंडिविजुअल फंड्स जो हैं वो कम थे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से आज की डेट में वो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अगर 4 साल में मैं अंतर देखूं तो जापान में जो लैब्स हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस मुझे समझ में आता है वो ये है कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर मेन फोकस कंपनीज पर है। अगर आप देखेंगे वो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में अपना विकास कर चुके हैं। जैसे हाइड्रोजन में जापान सबसे पहले आगे आया था। उसके अलावा अगर आप बात करें लिथियम आयन बैटरीज में भी, तो 2019 में योशिनो अकीरा को नोबेल प्राइज़ मिला था इसी फील्ड में। जैसे मथुरा शहर है, छोटा शहर है, तो ऐसे शहरों में इस तरह की जो शिक्षा है उसके लिए क्या विकल्प हैं? मथुरा जैसे शहर में विकल्प थोड़े से कम हैं, लेकिन उसमें अगर जैसे मेरी मम्मी ने बहुत साहस किया था कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा, तो अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम अपनी बच्चियों पे विश्वास करें और अपनी बच्ची को प्रेरित करें कि वो बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकती हैं, तो काफ़ी सारे विकल्प हैं। इसके अलावा अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करते हैं तो मथुरा में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर हम बीटेक करना चाहें तो मथुरा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत हैं। अगर हम ग्रेजुएशन नॉर्मल जैसे बीए बीएससी करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और अगर हम तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो उसमें भी काफ़ी सारे विकल्प हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरी शिक्षा मथुरा से, तो क्योंकि मैंने वो शिक्षा खुद ने नहीं ली है मथुरा से, तो मैं पूरी तरीके से रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो आज का समय है वर्तमान में, हाँ ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि मथुरा काफ़ी डेवलप हो रहा है, हमारा यूपी काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो उससे हम अपनी शिक्षा आगे कर सकते हैं। और सबसे यूपी की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें 2 आईआईटी हैं, बाकी किसी भी स्टेट में 2 आईआईटीज नहीं हैं, तो उसमें बच्चियाँ और बच्चे आगे जा सकते हैं। यानी कि वर्तमान समय में अब विकल्प बढ़ते चले जा रहे जी, हैं, बिल्कुल। और अगर माँ बाप चाहें या बालिकाएं चाहें तो वो आगे बढ़ सकती हैं और अपना करियर रिसर्च में स्थापित कर सकती हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा होगा तो हमारे देश को भी बहुत सारे अच्छे स्कॉलर और रिसर्चर मिलेंगे। अब समय हो चला है कार्यक्रम का समापन करने का। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।